हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज इसके लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 1 है। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के ये सवाल हैं। ये परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। अगर आप थ्योरी बढ़िया से पढ़े होंगे तो हर सवाल आपसे बन जाएगा। अगर आप जवाब दीजिए कि 20 सवाल में आपका कितना सही होता है, उससे गेस कर सकते हैं आप कि मेरा पढ़ाई कैसा चल रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लेवल का है। ये बोर्ड और कंपटीशन दोनों लेवल के हैं। आप अपना जांच कर सकते हैं कि आप कैसे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और कितना और पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है बच्चों, पहला सवाल आपके सामने है कि ये दो बिंदु आवेशों के बीच बल किस नियम से ज्ञात किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच बल किस नियम से ज्ञात किया जाता है। यानी कह रहा है कि बताइए कि ओम के नियम से या कूलॉम के नियम से या फैराडे के नियम से या लेंज के नियम से। बताइए क्या होगा। तो बच्चों, आप भली भांति जानते हैं कि अगर मैं ये बात करें दो बिंदु आवेश, तो जो बिंदु आवेश के बारे में जो वैज्ञानिक दिया था, जो बल दिया हुआ था, वो वैज्ञानिक का नाम है, वो साइंटिस्ट का नाम है कि मान लेते हैं यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, ये दोनों एक दूसरे पे बल लगाएगा, या तो अटैक करेगा या तो रिपेल करेगा। तो इसके बीच में क्या हुआ, कौन सा लॉ दिया गया, तो कूलॉम्स लॉ दिया गया था। क्या लॉ दिया गया था, कूलॉम्स लॉ दिया गया था। ये जो कूलॉम्स लॉ होता है, क्या कहना चाहता है कि ये दोनों दोनों यानी पॉइंट जो चार्ज है एक दूसरे पे बल लगाएगा, वो बल किसके बराबर होगा, तो ये Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। F इक्वल टू Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर। एक बात बताइए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को अगर ये फॉर्मूला पता है तो आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। तो बताइए ये कौन दिया था, तो कूलॉम साहब ने इस लॉ को दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ साथ जान लीजिए, जो ये के का जो मान होता है वो होता है, कितना होता है, 1/4 पाई फिला नॉट, या इसको ऐसे बोल दीजिएगा, क्या होता है, 9 इंटू 10 के पावर 9, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये इसका आपका क्या होता है, के का मान होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले देखिए, यहां से अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, आपको बताने हैं, बच्चों, आपको बताने हैं। हालांकि विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या है, आपको बताने हैं। तो बता सकते हैं क्या, आप बताइए जल्दी से। बिल्कुल बता सकते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। बताइए, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या होगा बताइए। वोल्ट होगा कि न्यूटन पर कूलम होगा कि कूलम होगा कि एम्पियर होगा। जल्दी से जवाब दीजिए। तो बड़ा आसान सवाल है। अगर मैं बात करूं, ये विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला जो पढ़े होइएगा, ये होता है E इक्वल टू एफ बाई क्यू। इंटेंसिटी जो होता है यानी विद्युत क्षेत्र जो होता है, ये फोर्स एफ बाई क्यू होता है। तो कहने का मतलब है, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि E इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, तो बाकी तो आप अपने मन से इसका एसआई मात्रक निकाल सकते हो। एफ का होता है न्यूटन और ये क्यू का होता है कुलम्ब, यानी हो जाएगा न्यूटन पर कुलम्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कुलम्ब हो जाएगा। ठीक है। विद्युत क्षेत्र के एसआई जो होता है, विद्युत क्षेत्र का एसआई क्या न्यूटन पर कुलम्ब होता है। कभी कभी इसको हम लोग वोल्ट पर मीटर में भी इसको नाप लेते हैं, तो इसके रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है, वोल्ट पर मीटर के रूप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो बहुत कुछ आपको फायदा होगा। आपको हम 10 सेकंड देंगे और 10 सेकंड में आपका जब जवाब इसमें आना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों या कम से कम 2 ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि जब आप अगर शेयर करोगे तभी तो पढ़ाने का मन करेगा। अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे, पढ़ेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा पढ़ाना। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के लाइक करने से ये जो यूट्यूब है ना, बस इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के पास पहुंचाता है। ठीक है। तो एक बार आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और आपको वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला सवाल है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि सवाल यह है कि कह रहा है कि यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो वहां क्या होगा। वहां क्या होगा आपको बताने हैं। तो बताइए क्या होगा इसका जवाब। आवेश नहीं है कि बल शून्य है कि विभव शून्य है। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर।
बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो वहां पे क्या होगा, बताइए। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत सिंपल सवाल है। आप जानते हैं कि F बराबर Q इंटू ई होता है। लास्ट में जो है बहुत सारे सवाल पिछले वीडियो में आपको कराया गया था, ये F बराबर Q इंटू ई होता है, जहां F क्या होता है बच्चों, F जो होता है विद्युत बल्ब होता है। क्या होता है भाई, विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल होता है। Q क्या होता है, Q आपको ध्यान होगा कि आवेश होता है। क्या होता है, ये आवेश होता है। और ई के बारे में तो जानते ही हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, ये तीव्रता होती है, ठीक है ना, तीव्रता होती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ये कह रहा है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, यानी ये ई जीरो हो जाएगा, तो वहां क्या होगा, तो यानी ये हो जाएगा, अगर क्यू मान लीजिए है और ई को ये कह रहा है कि जीरो हो जाए, तो क्यू इंटू जीरो में किसी भी संख्या से गुना करें तो जीरो ना हो जाएगा जी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स का जो मान है वो क्या हो गया, जीरो हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई शून्य है तो उस बिंदु पर स्थित किसी भी आवेश पर लगने वाला बल भी शून्य होगा, क्योंकि F बराबर जीरो आ जाएगा। बात समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो भी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं ना, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना। ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लाइन लिखे गए हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे और उसके बाद ये क्वेश्चंस करोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आते हैं, देखते हैं कि ये क्या होगा। कह रहा है कि 4 नंबर सवाल की एक धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। कह रहा है कि एक धन आवेश के कारण, एक धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, इसकी जवाब देना है आपको, इसकी जवाब देना है आपको। अंदर की ओर कि बाहर की ओर कि वृत्ताकार कि सीधी रेखा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है कि विद्युत जो क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, ठीक है, वो होता है जिसे कह देना। सबसे पहले इसका तो आंसर मैं पहले बता लेने दीजिए। इसका जो आंसर होगा बच्चों, ये बाहर की ओर होता है। क्या होता है, ये बाहर की ओर होता है। आप जानते हैं कि जो धनावेश जो होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है, एक अकेले धनावेश ना आपके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा आवेश से शुरू होकर बाहर की ओर निकलती है, यानी प्लस से शुरू होकर के बाहर की ओर निकलती है। और ऋण आवेश क्या होता है, जो यदि आवेश ऋणात्मक होता है तो क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई चार्ज Q है तो यहां से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। अगर ये जो है, अगर ये Q निगेटिव है, क्या है, ये Q निगेटिव है, तो यहां इसकी ओर अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। आपको ये ध्यान रखना है बच्चों, यानी ये नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर अंदर में होता है, और बाहर में जो होता है, बाहर में क्या होता है, पॉजिटिव से बाहर की ओर होता है। यानी पूछा हुआ ये है कि ये एक धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो ये Q से यानी प्लस Q से बाहर की निकली हुई प्रतीत होती है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। अगर नेगेटिव के लिए पूछेगा, अगर ये नेगेटिव के लिए पूछेगा, अगर ये नेगेटिव के लिए पूछेगा तो ये अंदर आती हुई प्रतीत होती है, अंदर की ओर, ठीक है, अंदर की ओर। और पॉजिटिव के लिए पूछेगा तो बाहर की ओर, ठीक है। कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा उस बल की दिशा को दर्शाती है जो एक छोटे धनात्मक परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज पर लगेगा। क्योंकि धनावेश परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए रेखाएं बाहर की ओर होगी। समझ में आ गया क्या, जो धनावेश है ना, परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। जो धनावेश है वो क्या होगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए वो बाहर की ओर उसका बल लगेगा, यानी रिपेल करेगा। तो बात समझ में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि दो समान आवेश पास लाने पर क्या होता है। अगर दो समान आवेश को, यानी ए भी प्लस है, ठीक है ना, समान आवेश, तो प्लस ये भी प्लस में है, ए भी प्लस में है, और दोनों को पास लाते हैं तो बताइए आकर्षण होगा प्रतिकर्षण होगा। एक बात बताइए, एक सिंपल सी बात है, मान लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं अपने लाइट से जुड़ा हुआ चीज। एक लड़का ले लीजिए, ठीक है ना, कोई बात दिल पे मत लीजिएगा, ये लड़का ले लीजिए। ये दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर अगर हम आपसे कह दें
ये लड़का और लड़का ये दोनों क्या है, मिल जाए, यानी शादी कर ले। मतलब मिलने का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये शादी कर ले, ठीक है ना। तो शादी करने का मतलब क्या था, लड़का लड़की से तो शादी अट्रैक्शन पावर ज्यादा बढ़ेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये रिपेल करेगा, एक दूसरे से कहेगा नहीं मैं तो शादी हुई, तुम लड़की थोड़ी ना की शादी कर लेंगे। तो सेम टू सेम चार्ज में हम लोग को समझना ये है कि अगर ये सेम, देखिए अगर ये क्या है, दो समान आवेश हैं, अगर सेम कैटेगरी के हैं तो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे। ये इधर भागेगा और ये वाला इधर अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा। यानी आपको ध्यान रखना है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आपको प्रतिकर्षित करते हैं, और जब असमान होंगे तो आकर्षित करेंगे। तो यहाँ क्या आंसर हो जाएगा, दो समान आवेश है, एक जैसा है तो बिल्कुल प्रतिकर्षण करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, इसको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे बताइए। तो हम जानते हैं कि समान आवेश जो होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, और समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल जो है बच्चों, कूलॉम का नियम किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलॉम्स लॉ तो अभी पढ़े हैं आप लोग ना। जो कूलॉम्स लॉ होता है बच्चों, दो चार्ज के मल्टीप्लाई करते हैं और बाई में आर स्क्वायर रखते हैं, यानी के इंटू Q1 Q2 बाई क्या होता है, आर स्क्वायर होता है ना। तो कहने का मतलब ये है भाई दोस्तों कि ये जो आपका ये आर के क्या, आर स्क्वायर के क्या होता है, आर स्क्वायर के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एफ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, पहला सवाल। और दूसरा सवाल इसमें बनता है कि जो एफ जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के। मतलब अगर फोर्स 4 गुना बढ़ेगा तो ये Q1 Q2 4 गुना हो जाएगा। अगर ये देखो, ये दूसरे इनवर्स क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इनवर्स एक दूसरे का, अगर ये दुगुना बढ़ेगा तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। अगर यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि अगर हम दूरी बढ़ा दें, दूरी को दुगुना बढ़ा देंगे, क्या करेंगे, दूरी को अगर दुगुना करेंगे तो फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आर को आधा कर दें, आर को क्या कर दें, आधा कर दें, दूरी क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। हो सकता है कहीं सवाल आप लोग पिछले क्लास में कराए भी थे और एक और सवाल कहीं आगे दिया भी हो। तो इसका नियम क्या हो जाएगा, ये दूरी के स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। 7वां नंबर सवाल देखिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं हैं बच्चों, ये क्या होती है आपको बताने हैं। विद्युत क्षेत्र की जो दिशाएं हैं वो क्या होती है, बताइए जल्दी से। आप सवाल को पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिए। ये सब सवाल जो है ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या होती है, ऋण आवेश से धन की ओर होता है कि धन से ऋण की ओर होता है, कि ऊपर से नीचे की ओर होता है कि नीचे से ऊपर की ओर, बताइए। तो मैंने तो कहा ना आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक से उत्पन्न होती है और बाहर की होती है और ऋणात्मक पर जाकर समाप्त होती है। यानी समझ लीजिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो यहाँ से क्रिएट होगी और यहाँ पे जाके खत्म हो जाएगी। यानी Q पे बाहर की ओर और माइनस Q पे अंदर की ओर होगा बच्चों। ऋणात्मक पर जाकर समाप्त होती है यानी अंदर की होती है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र की सामान्य दिशा हमेशा धन से ऋण आवेश की ओर होता है। सामान्य दिशा धन से ऋण आवेश की ओर होता है। बहुत मस्त सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान रखना है बच्चों। 8वां नंबर सवाल आपके सामने आ गया कि किसी आवेश पर बल, भाई कितना आसान सवाल है कि F बराबर Q इंटू ई होता है दोस्तों। F बराबर Q इंटू ई, यही तो विद्युत आवेश पर बल होता है, यही तो विद्युत आवेश पर बल होता है। तो क्या इसको आप नहीं बता सकते हैं, क्या आप इसको नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल आसान सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, F बराबर Q इंटू ई, तो ऑप्शन बी में ही तो दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा सवाल है। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र E में रखे गए आवेश Q पर लगने वाला बल, यानी ये Q है और ये Q पर बल जो लगेगा F है, तो कहने का मतलब है जो F जो फोर्स होगा वो Q इंटू ई के बराबर होता है। यही आपसे पूछ रहा था। कभी कभी पूछेगा कि इंटेंसिटी क्या होगा, यानी तो क्या हो जाएगा, आपका F बाई कितना हो जाएगा, F बाई Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये F बाई Q। तो इसमें घुमा फिरा के कुछ कुछ पूछते रहता है, आपको बस ध्यान रखना है एक फॉर्मूला, ये F बराबर Q बाई E होता है। अब ध्यान से सुनिएगा,
ये जो होगा, अगला जो सवाल है 9 नंबर सवाल है, कह रहा है कि किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, सॉरी, किस स्थिति में विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, किस स्थिति में विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, दूरी अधिक होगा तब, कि दूरी कम होगा तब, कि आवेश शून्य हो जाए तब, कि द्रव्यमान अधिक हो जाए तब, किस स्थिति में विद्युत क्षेत्र अधिक होगा आपको बताने हैं। बहुत मस्त सवाल है भाई, इसका कॉन्सेप्ट आप लोग जान जाइएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों। देखिए, जो इंटेंसिटी किसी विद्युत क्षेत्र की अधिक होगा, किस स्थिति में विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, तो आपको पता है दोस्तों कि इंटेंसिटी यानी ई का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई इफिला नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। ये बात तो आप जानते हैं, जहां क्यू आवेश होता है और आर जो होता है आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां विद्युत क्षेत्र नापा जाता है। अब इसी से हम लोग जानेंगे कि अगर जो ई और आर की बात कर रही है कि हमको दूरी से अधिक होगा कि दूरी से कम होगा, तो ई जो होता है, देखो ये तो कांस्टेंट है। अब इस पे हम लोग को चार्ज पे तो यहाँ पे दिया नहीं है, केवल आवेश है, अगर शून्य हो जाता तो ई हो जाएगा शून्य ना। लेकिन कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र किस स्थिति में सबसे अधिक होगा, मतलब ये अगर आर स्क्वायर की उल्टा होता है, तो अगर हम आर कम करेंगे ना, अगर हम कम करेंगे उतना ही इंटेंसिटी क्या होगा, अधिक होगा। आर कम करेंगे, जैसे जितना आर कम होगा उतना इंटेंसिटी ई यानी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब हम जैसे जैसे दूरी कम होगी विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे दूरी आर बढ़ेगी विद्युत क्षेत्र ई का मान घटेगा। इसलिए दूरी कम होने की स्थिति में विद्युत क्षेत्र सबसे अधिक यानी स्ट्रॉन्गेस्ट होगा बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। इससे क्या पता चलता है कि आर कम करेंगे तभी, यानी दूरी कम करेंगे तभी तो ये फोर्स का मान बढ़ेगा। अगर ये बढ़ा देंगे तो घट जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला कॉन्सेप्ट यहां से मिला, और दूसरा मिला कि अगर आर बढ़ा देंगे तो इंटेंसिटी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यानी ये वाला कंडीशन आपसे पूछा हुआ है, यानी दूरी को कम करेंगे तो इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसा लग रहा है ये वीडियो, कैसे लग रहे हैं ये सवाल, आप खुद डिसाइड कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ठीक है। इसी प्रकार से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश ऑल टू ऑल सब्जेक्ट इस चैनल पे कराया जाएगा, और आपको जेई मेंस तक भी तैयारी कराया जाएगा, बोर्ड से लेकर के जेई मेंस तक की भी तैयारी कराया जाएगा ये ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। देखिएगा, ध्यान से सुनिए क्या होगा। 10 नंबर सवाल है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है आपको बताना है। बहुत मस्त सवाल है दोस्तों, बहुत मस्त सवाल है, आपको बताने हैं दोस्तों, बताने हैं। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या न्यूटन पर कूलम, या वोल्ट पर मीटर, या केवल कूलम होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई मात्रक। देखो आपको पता है ना, विद्युत जो फ्लक्स होता है उसको हम फाई कहते हैं, फाई से सूचित करते हैं, और ये E इंटू ए होता है। क्या होता है, E इंटू ए होता है। अब E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसकी इकाई न्यूटन पर कूलम होती है। इसकी अगर हम बात करें तो न्यूटन पर कूलम होती है, और एरिया को पता है कि एरिया को जो पता है वो क्या होता है, ये मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, ये मीटर स्क्वायर। तो ये बताइए फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है दोस्तों, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। यानी इसी को हम दूसरी भाषा में अगर हम कहें तो वोल्ट मीटर भी इसका होता है। तो कभी कभी परीक्षा में अगर ये ऑप्शन में नहीं है, इसको हम वोल्ट मीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। आपको अगर ये वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। है ना मस्त सवाल। आपको ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पता रहेगा तो ये एसआई यूनिट कुछ भी आप चुटकियों में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल आते हैं, 11 नंबर सवाल है कि गॉस का नियम किससे संबंधित है, गॉस का नियम किससे संबंधित है आपको बताने हैं। गॉस का नियम किससे संबंधित है आपको बताने हैं। आपको पता है कि गॉस क्या कहता है, गॉस का नियम क्या होता है। तो गॉस का जो नियम है मुख्य रूप से विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स से संबंधित है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। तो इसका आंसर तो बिल्कुल आपका बी ही जाएगा, क्योंकि जहां विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि धारा की बात नहीं हुई है, धारा तो अलग चीज होता है, चुंबकत्व से इसमें तो कोई संबंध नहीं है, ऊर्जा से नहीं है, केवल विद्युत क्षेत्र ही बच रहा है, जहां पे वो एरिया अंडर द कर्व आप दिए थे
अगर हम बात करें गणितीय इसका रूप, तो ये क्या होता है, इसका गॉस का नियम कहता है कि यहां पे हम लोग निकालना है तो वहां पे हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे ई आई इंटू डी ए को, तो ये कितना आता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। तो कई बार ये पूछा हुआ है, क्या होता है ये क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू ई जो होता है कुल विद्युत फ्लक्स, ये क्यू क्या होता है, ये कुल विद्युत फ्लक्स, क्या होता है ये कुल विद्युत फ्लक्स। और ई तो जानते हैं विद्युत क्षेत्र होता है। डीए क्या होता है, डीए जो होता है बच्चों ये क्षेत्रफल सदिश होता है। क्या होता है ये क्षेत्रफल सदिश होता है बच्चों, क्षेत्रफल सदिश होता है। और इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट जो होता है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये चीज आप लोग जानते हैं। कह रहा है कि आपको इसको ये क्या क्या कहना चाहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कह रहा है किसी बंद सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश, यानी कुल विद्युत आवेश में अगर ε0 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा, वो आपका गॉस नियम आ जाएगा, गॉस नियम आ जाएगा। यानी ये बंद सतह पे ही लागू होता है। पूछेगा सवाल कि गॉस नियम किस सतह पर लागू होता है, तो बंद सतह पर। क्या होता है ये बंद सतह पर लागू होता है, हर जगह लागू नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर देखिए, ये तो सही है ना, बी नंबर 12 देखिए, डाइपोल में आवेश होते हैं। देखिए डाइपोल बहुत मस्त सवाल है भाई, ये पूछा है कई बार। तो बताइए क्या होगा, डाइपोल में आवेश होते हैं। डाइपोल में आवेश, देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डाइपोल जो होता है ना, डाइपोल इसमें आवेश समान नहीं होता है। क्या होता है, ये विपरीत होता है। क्या होता है, विपरीत होता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। डाइपोल में आवेश का जो परिमाण समान होता है पर प्रकृति में विपरीत होता है। अगर हम डाइपोल की बात करें तो ये देखने में तो समान होगा, लेकिन साइन अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा। यानी साइन क्या होगा, अपोजिट। आवेश क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। कोई दिक्कत की बात, आवेश कहने का मतलब है जो डाइपोल में आवेशों का परिमाण समान होता है और प्रकृति विपरीत होती है, मतलब साइन क्या होता है, माइनस होती है। क्योंकि विकल्प में दोनों क्या है ना आपको मौजूद है। देखो समान और विपरीत, लेकिन ये कह रहा है कि डाइपोल में आवेश की केवल बात कर रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, केवल लगा रहे हैं क्या चीज, आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी लगा रहे हैं। ठीक है, तो दिक्कत की बात नहीं है। तो एक विद्युत द्विध्रुव समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों का एक जोड़ा होता है जो एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। कुल आवेश एक डाइपोल का कुल नेट आवेश हमेशा शून्य होता है। मतलब यहाँ पे अगर बात करें कि डाइपोल में कुल आवेश क्या होता है, ये कुल आवेश जो होता है, कुल आवेश हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है ये, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है। अगर ये फिजिक्स पढ़े हैं तो आप आराम से सवाल कर लीजिएगा। देखो साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होता है, और नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। और उसके बाद क्या है, ये मान में यानी इसका मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। 13 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र क्या है। मस्त सवाल है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र क्या है। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र क्या है, बताइए। क्यू बाई आर, कि क्यू इंटू डी, कि क्यू बाई डी, कि डी बाई क्यू। तो बड़ा देखिए, जो पी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, डाइपोल मोमेंट यानी पी जो होता है, पी इक्वल टू क्या होता है, ये क्यू आई इंटू क्या, क्यू क्रॉस डी होता है। क्या होता है, ये क्यू क्रॉस डी होता है। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल जो होता है, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट वो क्यू क्रॉस डी होता है। अब एक बात बताइए, यहाँ कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या है। तो हम लोग अगर इसकी हम लोग क्या करते हैं, ये क्यू इंटू डी होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका तो आंसर पक्का भी ही जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया है दोस्तों, डायरेक्ट सूत्र पूछ दिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं ना है। अगर इसका एसआई मात्रक की बात करें तो ये कूलम्ब मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एसआई मात्रक जो होगा वो कूलम्ब मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कूलम्ब मीटर होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है जी।
तो यानी विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होता है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिणाम तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। इसे क्या हुआ स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ में आई? आपको ध्यान रखना है। तब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है Q into D, और आपको हम समझा दिए कि द्विध्रुव क्या होता है। नेक्स्ट, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होती है? देखिए फिर पूछ दिया, रिपीट हो गया ना सवाल। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, बताइए क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए बच्चों, जल्दी से कमेंट करिए। विद्युत चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तब किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा जानते हैं शून्य होता है। क्या होता है? ये शून्य होता है। बहुत अच्छा सवाल है। स्थिर विद्युत के सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवेशित या निरावेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि आवेश का वितरण या गॉस का नियम या विद्युत साम्यावस्था, यदि अंदर विद्युत क्षेत्र होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन तब तक गति करते हैं जब तक कि वे आंतरिक क्षेत्र को पूरी तरह से समाप्त न कर दे। और गॉस का नियम भी कहता है कि चूंकि चालक के अंदर नेट आवेश शून्य होता है, इसीलिए तो गॉस का नियम अनुसार वह विद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। और आवेश का वितरण क्या होता है? जब किसी चालक की आवेश दिया जाता है तो प्रतिकर्षण बल के कारण सारा आवेश चालक की बाहरी सतह पर फैल जाता है और चालक के अंदर कोई अतिरिक्त नेट आवेश नहीं होता है। मतलब ये सारा जो है इस पे चार्ज होगा ना, सब बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ये बाहर चला जाएगा दोस्तों, ये बाहर चला जाएगा और अंदर में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। मस्त सवाल था ये, ठीक है ना। आप लोग 14 नंबर सवाल कर लिए। 15 नंबर का सवाल देखिए, यदि दूरी दुगुनी कर दी जाए तो बल क्या हो जाएगी? मैंने तो कहा कि F बराबर क्या हो जाएगा? ये Q बाई आर स्क्वायर होता है, यही ना होता है। तो अगर हम एक K इंटू क्यू आई आर स्क्वायर होता है, तो कह रहा है कि R अगर दुगुनी कर दिया जाए, यदि दूरी दुगुनी कर दिया जाए, मैंने कहा यहाँ दो के अगर R बढ़ाएंगे तो फोर्स तो घटेगा ना, क्योंकि ये दोगुना से अगर बढ़ाएंगे तो वो 4 गुना से कम हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा? ये जो आपको ध्यान रखना है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है और आप इसको बनाइए और बताइए। मैं हिंट दे भी दिया। तो अगर दूसरा का कंसेप्ट कहता है कि अगर R कम करेंगे तो फोर्स तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। यानी हम बात करते हैं तो ये 1/4 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि R ये कह रहा है कि R अगर हम दुगुना कर देंगे तो 1/r स्क्वायर देखना है ना, तो 1/2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा दोस्तों, 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर का जवाब दीजिए, सॉरी 15 नहीं हो 16 नंबर का, 16 नंबर का जवाब दीजिए। कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी नहीं मिलती हैं, कभी भी नहीं मिलती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो आप लोग 10वीं क्लास में ही रट लिए होंगे कि अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को काटती है तो वहां पे दो क्या हो जाएगा? ये दो दिशाएं हो जाएगी, इसीलिए वो कट नहीं करती है दोस्तों। तो नहीं मिलती है कभी भी, आपको ध्यान रखना है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, यानी नहीं मिलती है। अगर कारण देखा जाए, यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है, यानी दो अलग अलग स्पर्श रेखाओं के माध्यम से जो भौतिक रूप से संभव नहीं है। किसी भी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही परिणाम की दिशा होनी चाहिए बच्चों। तो अब बताइए, एक ऋण आवेश के पास लाई गई टेस्ट चार्ज पर बल की दिशा क्या है? ऋण आवेश के पास लाई गई टेस्ट चार्ज, बताइए क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो एक ऋण आवेश के पास लाई गई टेस्ट चार्ज पर बल की दिशा कहाँ होगी? तो पास पास होगी दोस्तों, पास पास होगी। टेस्ट चार्ज भौतिकी के नियमों के अनुसार आपको पता है कि टेस्ट चार्ज को हमेशा धनात्मक माना जाता है। टेस्ट चार्ज को हमेशा, टेस्ट चार्ज जो होते हैं बच्चों, चार्ज जो होते हैं उसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं? ये पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉजिटिव यानी धनात्मक मानते हैं। ऋण आवेश प्रश्न में दिया गया है, मुख्य आवेश ऋणात्मक है। आकर्षण का नियम क्या कहता है कि विपरीत आवेश ना, एक धनावेश और एक ऋणावेश एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ऋण आवेश के पास लाई गई टेस्ट चार्ज पर बल की दिशा क्या होती है? पास पास होती है। क्या होती है? पास पास। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप पास का मतलब होता है आवेश की ओर। क्या होता है ये? आवेश की ओर। क्या होता है ये?
आवेश की ओर, आवेश की ओर। तो बहुत मस्त है, इसको ध्यान रखना है आपको। अगला जो सवाल है दोस्तों 18 नंबर पे आ गए हम लोग। 18 नंबर का है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से शुरू होती है? अरे मैंने तो समझाया आपको कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है कहां से शुरू होती है? धन से निकलती है ना, धन से निकलती है और माइनस में जाके समाहित हो जाती है। इसमें क्या हो जाएगा? ये धन से, क्या हो जाएगा? धन से। समझ में आ गया क्या? तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो कैसा लग रहा है वीडियो? आपको अच्छा लग रहा है ना? तो बताइए, इसका आंसर बी हो जाएगा ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, 3-4 ग्रुप में डाल दीजिए। कूलॉम के नियम, 19 नंबर सवाल है, कूलॉम के नियम यानी के का लगभग मान होता है। आपको पता है कूलॉम के नियम कहता है कि F बराबर के इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, जहां के का मान होता है 9 इंटू 10 के पावर क्या होता है? ये 9 के, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10 के पावर 9। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 20 नंबर सवाल कि समान दूरी पर रखे दो आवेशों में किसका क्षेत्र अधिक होगा? समान दूरी पर रखे दो आवेशों में किसका क्षेत्र अधिक होगा आपको बताना है। बताइए क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। समान दूरी पर रखे दो आवेशों में किसका क्षेत्र अधिक होगा? बड़ा आवेश का कि छोटा आवेश कि दोनों समान होंगे दोस्तों? तो ई आपको पता है ना कि जो ई होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q बाई आर क्यू होता है। क्या होता है ये? सॉरी, ये आर स्क्वायर होता है। क्या ये आर स्क्वायर होता है ना? तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको प्रश्न जो सवाल के अनुसार हम देखेंगे तो आर समान दी गई है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सीधे तौर पर आवेश के परिणाम के समानुपाती होता है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जिस आवेश का मान, अगर हम बात करें ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? क्यू। मतलब अगर क्यू बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा। इसका अर्थ है कि जिस आवेश का मान अधिक होगा उसका विद्युत क्षेत्र भी अधिक होगा। तो समान दूरी पर, दूरी तो समान है, ये दूरी तो समान दिया हुआ है, लेकिन दो आवेशों में किसका क्षेत्र अधिक होगा? यानी बड़ा आवेश का कि छोटा आवेश का? तो बड़ा आवेश का क्या होगा? उस क्षेत्र भी क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ा आवेश। ठीक है, तो ये भाई ये 20 सवाल था। जिनको प्रॉब्लम होगा तो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है, अपना आंसर को मैच कर लीजिएगा और फिर हम लोग नेक्स्ट डे लाएंगे अपना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और क्या ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आप हमेशा अच्छा मार्क्स लेके आइए और दिमाग को बढ़ाइए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।